मैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहला जो टर्म है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे डिनोट करते हैं फाई से। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मान लीजिए एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये भी बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक की जगह कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही बताता है, स्केलर क्वांटिटी। अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो देखो, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो रही है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को वेबर कहते हैं, इसी को वेबर कहते हैं, ठीक है। और इसका सीरियस यूनिट की बात करेंगे तो टेस्ला मतलब गॉस और मीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मैक्सवेल कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं। अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो 1 वेबर इक्वल टू हो जाएगा, टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 4 और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 10 टू द पावर 2 और उसका स्क्वायर तो 10 टू द पावर 4, तो टोटल हो जाएगा 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अगर इसके डायमेंशन की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है mt - 2 a - 1 और इंटू एरिया का डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर। तो नेट डायमेंशन हो गया ml2 t - 2 a - 1। ये हो गया नेट डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स का, बराबर। अब इसमें कंडीशंस बनेंगे। पहला कंडीशंस, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 0 कहने का मतलब हुआ एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, आउटगोइंग फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स यहाँ पॉजिटिव होगा, b इंटू एरिया, इसे कहते हैं आउटगोइंग फ्लक्स, गोइंग फ्लक्स। उसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, मतलब एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा लेकिन फील्ड वेक्टर अगर अंदर की तरफ होता है इनटू द प्लेन, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, -b इंटू ए, इसे कहते हैं इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। पढ़े ना पहले, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री कर दें मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग प्लेन है, अलोंग प्लेन है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर एग्जांपल करना हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, एक रिंग है, इसकी रेडियस 3 मीटर है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है 10 टेस्ला, तो फ्लक्स यहाँ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, बताओ। तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि क्रॉस का मतलब फील्ड अंदर की तरफ, तो नेगेटिव। फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला, एरिया पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से एक स्क्वायर है, साइड का लेंथ 2 मीटर है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है 10 टेस्ला, तो फ्लक्स यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स है तो पॉजिटिव, 10 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। इसी तरीके से अगर मान लीजिए रिंग रेक्टेंगल है 3 मीटर 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया 5 टेस्ला, ये एंगल के बारे में दिया 30 डिग्री, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इनटू द प्लेन है, बराबर। उसी तरीके से ऐसा क्यूब बना के दे देंगे,
मैं सभी चीज को रिकॉल करा रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ाया गया है। ऐसे 3 एक्सिस है, साइड का लेंथ 2 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू दिया गया 10 I कैप। तो जो टोटल फ्लक्स होगा कितना होगा, 2 सरफेस बनेंगे जिसपे फ्लक्स आएंगे, एक ये वाला सरफेस जिसपे फ्लक्स आएंगे नेगेटिव इनकमिंग, और एक ये वाला सरफेस जिससे फ्लक्स जाएंगे पॉजिटिव। तो माइनस बी इंटू एरिया, माइनस बी की वैल्यू 10, एरिया मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया -40, और इस साइड में प्लस फील्ड इंटू एरिया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया +40। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यूब के थ्रू वो क्या हो जाएंगे 0, -40 + 40 0 हो जाएंगे। वहीं पर अगर ये वेरिएबल कर दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 4 × 1 + x² I कैप 2 मीटर, तो देखो ये वाले सरफेस पे फ्लक्स, इस वाले सरफेस पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, x की वैल्यू 0 तो b की जगह पे 4 हो जाएगा। तो फ्लक्स नेगेटिव -4 × 2 का स्क्वायर -16, और इस वाले सरफेस पे आएंगे तो x की जगह क्या रख देंगे 2, तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 × 4 20, तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव 20 × साइड का स्क्वायर 80। टोटल फ्लक्स बताएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -16 + 80 + 64, बराबर है। ऐसे टाइप के सवाल बहुत सारे करे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है लिखो सभी का एग्जांपल एक एक मैंने किया बस ये। चलो लिखो Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction। इन्होंने बोला था कि अगर किसी वायर या लूप या रॉड से के थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है अगर वो बदल जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से बदल जाए, तो उस रॉड या लूप या वायर या रिंग के अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। देन ईएमएफ डेवलप होगा, उस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी एक प्रकार का हो गया, वोल्टेज। और अगर सर्किट कंप्लीट हो, सर्किट क्लोज्ड हो, तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। उस करंट को कहते हैं एडी करंट या इंड्यूस्ड करंट, ऐसा इन्होंने बताया था पहले लॉ के हिसाब से। अब देखो ध्यान से, फ्लक्स कब बदलेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, या तो वहां एरिया बदल जाए, या तो एंगल बदल जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो या तो यहाँ टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बदले, तो इससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो बदल जाएगा समय के हिसाब से, या फिर इसका एरिया कम ज़्यादा होता रहे, ऐसा सिकुड़ता रहे, कम एक्सपेंड करता रहे, ऐसा हो, तो फिर फ्लक्स बदल जाएगा टाइम के हिसाब से। या फिर ये बोर्ड रोटेट करना चालू कर दे, तो अभी जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, मतलब एरिया वेक्टर बाहर की तरफ था, अभी दोनों के बीच का एंगल 180 है। लेकिन अगर ये रोटेट हो गया, ऐसा ऐसे, ये ऐसा है, ऐसे रोटेट हो गया, तो एरिया वेक्टर तो इस पर परपेंडिकुलर रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही था, तब दोनों के बीच का एंगल 180 नहीं होकर के कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऐसे रोटेट होना चालू होगा तो एंगल बदलेगा, तो एंगल बदलेगा, तो एंगल के बदलने से भी फ्लक्स की वैल्यू बदलेगी। तो किसी भी कारण से फ्लक्स बदलना चाहिए, चाहे एरिया बदले या फील्ड बदले या एंगल बदले या सब बदले,
किसी न किसी कारण से अगर फ्लक्स की वैल्यू बदल जाएगी तो उस सिचुएशंस में ऐसा बोला गया कि वो जो रॉड है या वायर है या करंट है, लूप है, जैसा भी कुछ है, उसके अंदर जो ईएमएफ है वो डेवलप हो जाएगा। और अगर ईएमएफ डेवलप हो गया और सर्किट कंप्लीट हो तो करंट भी डेवलप होना चालू हो जाता है। इसी फेनोमेना पे ये सब फैन वैन जो घूम रहे हैं वो सब इसी वजह से घूम रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही घूम रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही काम करता है। मतलब ये थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के डेली लाइफ में। इसके बगैर हम कोई चीज़ें जो है सुख सुविधाएं उठा नहीं पाएंगे। लिखो इस बात को। अकॉर्डिंग टू फैराडेज, if magnetic flux linked with rod, ring or loop changes with time, then an EMF induced known as back EMF, an EMF induced known as back EMF, if loop complete, then current also induced, known as induced current or eddy current, करंट हमेशा एस्टेब्लिश नहीं होगा। करंट सिर्फ तभी एस्टेब्लिश होगा जब लूप कंप्लीट हो। सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट एस्टेब्लिश होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। बट ईएमएफ ऑलवेज इंड्यूस्ड होगा फ्लक्स के बदलने से। ठीक है, नीचे ये बातें लिख डालेंगे। हो गया लिख करके। सेकेंड लॉ लिखेंगे। ये वो फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकेंड लॉ। पहले लॉ में बोला कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। दूसरे लॉ में बताया कि कितना होगा। तो सेकेंड लॉ, EMF produced is the rate of change of flux. EMF produced is the rate of change of flux. मतलब EMF इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन को बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। मतलब अगर वैल्यू लिखना है EMF का तो वो डी फाई बाई डी टी ही उसकी वैल्यू होगी। ऐसा नीचे लिख डालें। पर इनके इस फॉर्मूले से वैल्यू तो आ जाती है, बट प्रॉपरली डायरेक्शंस नहीं समझ में आता है। मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल होता समझना। उसके लिए लेंज नाम के एक दूसरे प्राणी हुए, उन्होंने डायरेक्शन के बारे में कुछ बात बताया, तो लिखेंगे उसको। लेंज लॉ, LENZ, लेंज लॉ। लेंज ने क्या बोला? लेंज ने बहुत सिंपल बात बोला, नेचुरल बात बोला। उन्होंने बताया कि जो EMF और करंट इंड्यूस्ड होते हैं वो इस प्रकार से इंड्यूस्ड होते हैं, डायरेक्शन ऐसा लेते हैं ताकि जिसके वजह से वो खुद डेवलप हुआ उसका वो अपोज करे। मतलब जिसके कारण से EMF डेवलप हो रहा है वो अपने सोर्स का, मतलब कारण का अपोज करेगा। ठीक है, मतलब ये तो नेचुरल फेनोमेना है। आप लोग भी अपने मम्मी पापा का अपोज करते हो, बराबर? कुछ समय बाद करोगे, अभी नहीं करते थे। किसी के पास वो है, कड़ा है क्या? देखो
सोने का है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे? देखो मान लीजिए रिंग है, इस पे एक सवाल आया है आईआईटी में, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ जाएगा डायरेक्शंस क्या बोला लेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल से, तो यहाँ से फील्ड निकलेगा। यहाँ पर मैंने इसको रखा रिंग को, सबको दिख रहा है ना, और ये ऊपर में रखा मैग्नेट, दोनों को फिक्स रखा। फिक्स मतलब कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो कोई मोशन नहीं कर रहा, तो इसके द्वारा जो फील्ड यहाँ पर होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, मैग्नेट से दूरी फिक्स है, तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी, नहीं बदलेगी समय के हिसाब से। अभी भी देखेंगे, 5 मिनट बाद भी देखेंगे तो उतना ही रहेगा, अगर ये कांस्टेंट है, फिक्स है दोनों के दोनों। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ आएगा वो इंटू इसकी एरिया, बराबर, और वो नहीं बदलेगा। और फैराडे ने बोला कि अगर फ्लक्स नहीं बदलेगा तो फिर ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे, मतलब इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा और कोई करंट भी डेवलप नहीं होगा। अब आईआईटी ने क्या किया, बोला कि अगर ये अपनी जगह फिक्स ही है, लेकिन अगर ये मैग्नेट नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा। तब बताओ, ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब कौन सा पोल नीचे की तरफ जा रहा है, कौन सा पोल नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल। तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो यहाँ फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो फील्ड की वैल्यू समय के हिसाब से बदल रहा है तो इसमें फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे के हिसाब से ईएमएफ डेवलप होंगे, और ये लूप कंप्लीट दिख रहा है तो करंट भी डेवलप होंगे। तो वो करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन कौन सा होगा, यही देखना है हमको। अब लेंज ने बोला कि वो करंट जो डेवलप होगा वो चाहेगा जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है वो होना, मतलब किसकी वजह से डेवलप हो रहा है बताओ, नॉर्थ के पास आने से ना, किसकी वजह से, नॉर्थ के पास आने से। तो ये चाहेगा कि नॉर्थ इसके पास ना आए, नॉर्थ को फिर क्या करेगा, रोकेगा। रोकने का मतलब रिपल्सन करेगा कि अट्रैक्शन, रिपल्सन करेगा। तो ऐसा नॉर्थ पोल को रोकना है, तो बताओ नॉर्थ को रोकना है तो यहाँ पर नॉर्थ बनाना पड़ेगा कि साउथ, क्या बनाना पड़ेगा, रिपल्सन के लिए नॉर्थ बनाना पड़ेगा कि साउथ, नॉर्थ बनाना पड़ेगा ना। नॉर्थ जो है क्लॉकवाइज करंट में होगा कि एंटी क्लॉकवाइज में, अब खुद नॉर्थ मतलब यहाँ से फील्ड निकलेगा, तो फील्ड निकलेगा जिसमें करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए। तो बताओ ये वाला करंट ऊपर से देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कैसा करंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें डेवलप हो गया, बराबर। अब वहीं पर अगर ये मैग्नेट, ये आईआईटी जब पूछा गया था कि मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया, ऐसे गिर गया, तो बताओ इसमें कौन सा करंट डेवलप हुआ। तो जब मैग्नेट इसे गिर रहा है तो इसका मतलब नॉर्थ पास आ रहे हैं, तो ये उसे रोकेगा, उसे रोकेगा मतलब यहाँ नॉर्थ डेवलप करेगा, उसके लिए कैसा करंट फ्लो होगा। वहीं पर अगर ये मैग्नेट को दूर ले जाते तो क्या होता, तो फिर यहाँ करंट कैसा डेवलप होता, क्लॉकवाइज, क्योंकि अब नॉर्थ क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं, तो दूर भी नहीं जाना चाहिए, फिर उसे क्या करेगा, रोकेगा। तो रोकने के लिए क्या करेगा ना, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन के लिए यहाँ क्या डेवलप करना पड़ेगा, साउथ, तो उसके लिए कैसा करंट चाहिए, क्लॉकवाइज, बराबर। अब अगर उल्टा कर देंगे, ये साउथ पोल पास आ रहे हैं तो उसे रोकना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या डेवलप करना पड़ेगा, साउथ, मतलब कैसा करें, क्लॉकवाइज। अब ये साउथ पोल दूर जा रहे हैं तो कैसा करें, साउथ पोल दूर जा रहे हैं तो रोकना पड़ेगा, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन, तो यहाँ क्या डेवलप करना पड़ेगा, अपोजिट, मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है, समझ के बात है। तो यही बात लेंज ने बताया, जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट डेवलप होने वाला है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट अपने एक्चुअल कॉज का, जो प्रोडक्शन का कॉज है, जो उसके जनरेट होने का कारण है, उस कारण का वो क्या करेगा, अपोज करेगा, बराबर। ठीक है, लिखो इस बात को। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, according to Lenz law, the direction of induced EMF or current, always, direction of induced EMF or current always oppose, direction of induced EMF or current always oppose the actual cause of it, always oppose the actual cause of it। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे कभी थियोरेटिकल सवाल में। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो डायरेक्शन की बातें समझ गए। अब एक दो सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड करंट एंड ईएमएफ इफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम, फ्लक्स जो बदल रहा है वो इस हिसाब से 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। दूसरे में फ्लक्स बदल रहा है 8t क्यूब प्लस 7t। कब निकालना है? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। फ्लक्स इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 5t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये सवाल बनाना है, मैं एक कर देता हूँ। पहला वाला मैं कर देता हूँ। फ्लक्स है 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। हमको ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस d5/dt का मॉड, मतलब हमको डिफ्रेंशिएट करना है। 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 0। तो ईएमएफ की वैल्यू हो गई 12, टाइम की जगह 1 रखना, 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, 12 प्लस 4 16 वोल्ट हो गया ईएमएफ। और करंट चाहिए तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस 16/10 1.6 एम्पियर। ऐसे बनाने हैं बाकी 3 सवाल। Of resistance 10 ohm, if flux linked with it changes with time as 4t cube plus 6t square plus 2t plus 1, find the amount of charge flowing in loop in time t equal to 0 to t equal to 2 second, t equal to 0 to t equal to 2 second। देखो सवाल मैं सॉल्व करता हूँ, आप रुक जाओ। देखो आप ध्यान से, जैसे हम सब जानते हैं करंट का मतलब ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, बराबर ना। इसी को मैं 1/R इंटू ईएमएफ को d5/dt कह सकता हूँ और करंट को dq/dt कह सकता हूँ। तो बताओ ये dt और dt, dq मतलब चार्ज, चेंज इन चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या आ गई, d5 मतलब चेंज इन फ्लक्स बाय क्या, रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हो गया एक प्रकार से चार्ज निकालने का, कितना चार्ज फ्लो किया, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तब समझो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 7, तो t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसमें 0 रख देंगे। उसी तरीके से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 4 जा 32, 2 2 जा 4 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 1, तो 32 प्लस 24 प्लस 1 28, 61 हो जाएंगे ये 61। तो इसमें चेंज इन फ्लक्स कितने का हुआ,
61 माइनस 1 60 का हो गया। तो चार्ज निकालना है तो चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस करना है। 60/10 6 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ टाइम पे कोई रोल फिर बाद में हुआ नहीं, बना दो। ये फॉर्मूला तक आप पहुंचे इसलिए मैंने ये सवाल लिखा था। रेस्ट में है, ऊपर से एक मैग्नेट, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ये फ्री फॉल में है। यहाँ करंट का डायरेक्शन बताना है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप भी एक साथ डायग्राम ड्रॉ करो पहले, बाद में डायरेक्शन बताना। वेलोसिटी v1 से आ रहा है, ये v1 से आ रहा है, ये v2 से जा रहा है। दिया है v2 ग्रेटर देन v1। v2 लेस देन v1। बातें मत करो, फटाफट डायग्राम बनाओ। किसी में भी मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, सिर्फ डायरेक्शंस निकालना, डायरेक्शन बताना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बस। तो पास आ रहा है तो यहाँ रिपेल करना पड़ेगा, नॉर्थ बनाना पड़ेगा। उसके लिए कैसा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी नॉर्थ पास ही आ रहे हैं, सेम ही होगा, नॉर्थ बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें v2 बड़ा है, v1 छोटा है, मतलब नीचे वाले की स्पीड ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ दूर गया ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूर जा रहा है तो इसे साउथ बनाना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। तो कैसा करेंगे, क्लॉकवाइज। इसमें v2 बड़ा है, v1 छोटा है, नहीं v2 छोटा है, v1 बड़ा है, तो फिर इसका मतलब ये पास आ रहे हैं, तो नॉर्थ बनाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों रेस्ट में है तो EMF 0, करंट भी 0, कुछ भी डेवलप नहीं होगी, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये फ्री फॉल में ये रुक रहा है तो साउथ पास आ रहे हैं, तो रोकना पड़ेगा, साउथ ही बनाना है, तो क्लॉकवाइज। फिर यहाँ साउथ पास आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज। ये दोनों फ्री फॉल में तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो EMF भी 0 हो जाएंगे, करंट भी 0 हो जाएंगे, डेवलप ही नहीं होंगे।
क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं बदलेगा। यहाँ पर दोनों पास आ रहे हैं, मतलब साउथ पास आ रहा है, तो यह साउथ बनाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा, नॉर्थ बनाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शंस देखो, आराम से ध्यान से देखो, सभी लोग, सभी बंधु ध्यान से देखो। आसान है, बस लॉजिक आपको एक बार क्लियर होना चाहिए। एक बार लॉजिक क्लियर हो गया, कौन पास जा रहा है, दूर जा रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए।